देश के करोड़ों लोगों के सहयोग, उनकी आस्थाएं, विश्वास और पुरुषार्थ से यह पतंजलि योगपीठ एक ऐसा तीर्थ जहां योग, आयुर्वेद, स्वदेशी और वैदिक ज्ञान को, भारतीय परंपरागत ज्ञान को वैज्ञानिक आधार दिया गया। दुनिया के ज्ञात इतिहास में इतने अल्पकाल खंड में इतना बड़ा यह अनुष्ठान एक आश्चर्य जैसा लगता है जमाने के लोगों को, लेकिन जब भगवान का अनुग्रह होता है, निष्काम निस्वार्थ भाव से निरंतर जब कोई तप, कोई साधना, सेवा का अनुष्ठान, यज्ञ किया जाता है, तो फिर 5 जनवरी 1995 से प्रारंभ हुआ यह अनुष्ठान। दिव्य योग मंदिर ट्रस्ट के माध्यम से प्रारंभ हुई ये यात्रा आज एक बहुत ऊंचे शिखर तक पहुंच चुकी है। दिव्य योग मंदिर ट्रस्ट, जहां से लगभग 20 साल पहले यह अनुष्ठान अनौपचारिक रूप से प्रारंभ हो चुका था, और औपचारिक रूप से प्रारंभ होने में थोड़ा वक्त लगा, और शायद आप लोगों को आश्चर्य होगा कि जब 5 जनवरी 1995 को दिव्य योग मंदिर ट्रस्ट पहला ट्रस्ट बना तो करीब 20,000 रुपए उस ट्रस्ट के लिए स्टैंप ड्यूटी के लिए पैसे लगते थे। उस समय हमारे पास में इतने भी साधन नहीं थे कि हम 20,000 रुपए जुटा सके, लेकिन श्रद्धेय आचार्य बालकृष्ण जी ने यहाँ उसका प्रबंध किया। एक संत गुरु निवास में रहते हैं, उनका सहयोग लिया। फिर हमारे जो संस्थापक ट्रस्टी हैं भाई जीवाज भाई पटेल, उनका हमने सहयोग लिया और उस ट्रस्ट की स्थापना की। विगत सेवा के 2 दशकों से ज्यादा बीत चुके हैं, और इन संस्थागत रूप से जो कुछ अचीव किया है, हम आज उसके बारे में आपको अवगत कराएंगे। पूरी दुनिया के इतिहास में यह देखा गया है कि पहले कोई संगठन तैयार होता है, उसके बाद उस संगठन के साथ करोड़ों लोगों का समर्थन जुड़ता है और कोई बड़ा काम सिरे चढ़ता है। दिव्य योग मंदिर ट्रस्ट, पतंजलि योगपीठ ट्रस्ट, पतंजलि रिसर्च फाउंडेशन, पतंजलि ग्रामोद्योग, भारत स्वाभिमान ट्रस्ट, यह जो एक राष्ट्रीय यज्ञ चल रहा है, इस अनुष्ठान में एक अजूबा हुआ है। 100 करोड़ से ज्यादा लोगों की आस्थाएं, उनके विश्वास इस पूरे अनुष्ठान के साथ जुड़े हुए हैं। माने समर्थन पहले है, अब पहले जिले, तहसील और अब ग्राम स्तर तक, प्रखंड, बूथ, वार्ड स्तर तक संगठन को विस्तार देने के लिए आगे हम बढ़ रहे हैं। और मुझे पूरा भरोसा है, मेरे भीतर आत्मा में उस परमात्मा की प्रेरणा, पुकार, आवाज बार बार उठती है कि भगवत प्रेरणा से प्रारंभ हुआ ये अनुष्ठान। इसमें मेरे 2 हाथ नहीं, श्रद्धेय आचार्य श्री बालकृष्ण जी के ही 2 हाथ नहीं, आज करोड़ों लोगों के हाथ हमारे साथ हैं, उनका संकल्प हमारे साथ है, और करोड़ों लोगों की सहयोग की बदौलत ही आज ये इतना बड़ा अनुष्ठान खड़ा हो चुका है कि दुनिया के लोगों को देखने में आश्चर्य लगता है। अभी हम इस पूरे अनुष्ठान के मूल में जिनका तप है, ऐसे श्रद्धेय आचार्य बालकृष्ण जी, माने ये मेरे भीतर तो एक विचार था, उस संकल्प को जिन्होंने साकार किया, विचार को जमीन पर जिन्होंने चरितार्थ किया, सपनों को जिन्होंने आकार दिया, जमीन पर उतारा, इस पूरे पतंजलि योगपीठ दिव्य योग मंदिर ट्रस्ट के शिल्पी, योग ग्राम से लेकर के, ग्रामोद्योग से लेकर के, दिव्य योग मंदिर ट्रस्ट, फिर दिव्य फार्मेसी, फिर पतंजलि योगपीठ ट्रस्ट का ये प्रथम चरण, द्वितीय चरण जिसको आपने देखा, और इसके साथ साथ ये गुरुकुलीय व्यवस्था, और फिर पतंजलि आयुर्वेद का विश्वव्यापी काम, इसके पीछे जो तप है, दृष्टि है, इसको आकार देने के लिए जिन्होंने पुरुषार्थ किया है, तप किया है, अभिक्रम किया है, ऐसे श्रद्धेय आचार्य बालकृष्ण जी के पास आपको ले चलते हैं कि एक गुरुकुल का पढ़ा हुआ ब्रह्मचारी जिसने
व्याकरण से लेकर के और सब वेद शास्त्रों का, आयुर्वेद का अध्ययन किया, शोध किया, अनुसंधान किया, लेकिन कोई प्रबंधन में डिग्री नहीं थी उनके पास। हाँ, वो व्याकरण से लेकर के, वेद शास्त्र से लेकर के सब शास्त्रों में पारंगत हैं, आयुर्वेद के सबसे महानतम आचार्य हैं, हमारी ऋषि परंपरा के, हमारी भारतीय ज्ञान परंपरा के, देव संस्कृति, ऋषि संस्कृति के वो गौरव हैं। लेकिन उन्होंने कहीं एमबीए नहीं किया है, उन्होंने कहीं इंजीनियरिंग नहीं किया है, लेकिन ये सारा जब अनुष्ठान कोई देखता है तो वो आश्चर्य से आधुनिक पढ़े हुए युवा और एमबीए के वे आईआईटी से और तमाम एमटेक, बीटेक और जो बड़ी बड़ी दूसरी डिग्रियां, पीएचडी आदि, हार्वर्ड, ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज आदि से पढ़ करके जो आए हुए लोग हैं, जब वो आकर के यहां पर ये सारा अनुष्ठान देखते हैं तो वाह वाह करने लगते हैं, आश्चर्य से कहने लगते हैं कि इस सब का सृजन आखिर कैसे हुआ। तो भगवान के उस सर्वशक्तिमान सत्ता के, उस शाश्वत के प्रतिनिधि के तौर पर श्रद्धेय आचार्य श्री काम कर रहे हैं। आइए उनके पास चलते हैं। आज श्रद्धेय आचार्य श्री लाखों करोड़ों लोगों के लिए एक प्रेरणा के स्रोत हैं, मार्गदर्शक के रूप में, एक आदर्श के रूप में है। और इस संस्थागत और संगठनगत अनुष्ठान के अलावा और भी बहुत से दूसरे कार्यों को श्रद्धेय आचार्य श्री आगे बढ़ा रहे हैं। उसमें एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक कार्य महर्षि चरक, सुश्रुत और धन्वंतरी के बाद, माने आयुर्वेद की जो हमारी ऋषि परंपरा है, वो जो हमारी शाश्वत ज्ञान परंपरा है, उस वैदिक ज्ञान परंपरा में एक नया अध्याय विश्व भेषज संहिता। और इसी संदर्भ में हम श्रद्धेय आचार्य श्री से भी बात करते हैं। जड़ी बूटी के संदर्भ में जो हम बातें करते थे, उसकी ज्ञान को लोगों तक पहुंचाते थे, और हमें खुशी है पूरे देश ने, देश के लोगों ने बड़े प्यार से उसको स्वीकार किया, उस ज्ञान से लाभ उठाया लोगों ने। और उसी समय पर क्योंकि एक पहले से अभिरुचि थी आयुर्वेद के प्रति, जड़ी बूटियों के प्रति हमने अध्ययन किया हुआ था, पर एक और विचार में एक प्रगाढ़ता या और व्यापकता उस समय पर बातें आई प्रगाढ़ता से, तो हमने और अध्ययन करना शुरू किया। तो हमने देखा कि हमारे देश के अंदर काफी जड़ी बूटियां हैं, यानी पूरी दुनिया के अंदर जितने पेड़ पौधे हैं जिसको जड़ी बूटी के रूप में प्रयोग किया जाता है, उसमें जो बहुत बड़ा भाग है वो हमारे देश में ही पैदा होती हैं और यहाँ पर उपलब्ध होती हैं। पर दुर्भाग्य से उसका जो एक डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए था, उनका जो एक दस्तावेजीकरण होना चाहिए था, उसको लेकर के जो व्यापक कार्य होना चाहिए था, वो बिल्कुल भी नहीं हुआ था। तो उसके लिए फिर हमने जब लिस्ट बनाना शुरू किया, उनकी जो पूरी एक प्रक्रिया शुरू हुई, तो हमने पाया कि लगभग जो हमारे पुराने शास्त्र हैं, जितने भी जो आयुर्वेद के जो पुराने ग्रंथ हैं, चरक, सुश्रुत आदि और जो निघंटु आदि जो ग्रंथ हैं, उन सारे ग्रंथों में जो जड़ी बूटियों का वर्णन है, उन सारे वर्णनों को, उन गुणों को भी एक जगह पर जो होना चाहिए था वो नहीं हुआ है। तो सबसे पहले तो हमने काम किया कि पहले हमें ये पता चले कि वास्तव में हमारे पूरे जो शास्त्र हैं, उन सारे ग्रंथों में मिला करके कितने जड़ी बूटियों का वर्णन है। तो इस तरह का जब हमने कार्य शुरू किया तो हमने देखा कि बहुत सारी जड़ी बूटियों के जो बहुत अच्छे गुण हैं, कहीं जो प्रकाशित ग्रंथ हैं, जो अप्रकाशित ग्रंथ हैं, जो प्रचलित पौधों के भी बहुत सारे गुणों के संदर्भ में लोगों को पता नहीं था। तो जो प्रचलित पौधे हैं, एक तो उससे क्या हुआ कि बहुत सारे गुणों का हमें, नए गुणों का पता चला। तो उस तरह से जो उसकी लिस्ट है 900 से कुछ ज्यादा, 925 के लगभग पौधे हमने ऐसे बनाए। कई तरह के निघंटु आपने जब हमने निघंटु इकट्ठा करना शुरू किया तो आचार्य प्रियव्रत शर्मा जी ने उसके लिए प्रयत्न किया था। उन्होंने 10-12 निघंटुओं को इकट्ठा करके 1-2 निघंटुओं को प्रकाशित भी किया। जब हमने जड़ी बूटी के ऊपर काम करना शुरू किया तो लगभग मेरे पास अभी 22 निघंटु हमने इकट्ठा कर लिया। जो अप्रकाशित है उसमें से 7-8 निघंटु तो प्रकाशित में अभी तक नहीं हुआ। 22 निघंटु और हस्तलिखित प्रतियां भी तो आप अलग अलग इसके अतिरिक्त बहुत सारे ग्रंथ ऐसे हैं जो पांडुलिपियां हैं, हस्तलिखित ग्रंथ हैं, जो अलग अलग जगह से हमें मिले हैं। वो कितने, वो भी काफी, वो अभी हम लोगों ने इस तरह से जितने भी जो पांडुलिपियां हैं, उन पांडुलिपियों के संरक्षण के लिए, उन पांडुलिपियों में आयुर्वेद भी है, आयुर्वेद के इतर जो हमारे दर्शन है, उपनिषद है, वेद हैं, सारे पांडुलिपियों का हमने किया। अभी करीबन अभी तक जो पतंजलि योगपीठ से जो हम लोगों ने जो काम किया है, वो लगभग 25 लाख पेज से ज्यादा, यानी कि क्योंकि पुस्तकों की दृष्टि से देखें तो हजारों पुस्तकें हो जाती हैं। इतने पांडुलिपियों 25 लाख पेज, हाँ जी, 25 लाख पेज का अभी हम लोगों का
पांडुलिपि का संकलन किया है। हमारा तैयार हो चुका, हम लोगों ने उसको डिजिटलाइज करके डिजिटलाइजेशन हो चुका है 25 लाख से ज्यादा पेजों का। साइंटिफिक रिसर्च की बात तो बहुत दूर की है, साइंटिफिक डॉक्यूमेंटेशन भी हमारे शास्त्रों का, हमारे ऋषियों की ज्ञान परंपरा का नहीं हो पाया था। और उसमें जो है ये जो अभी जो विश्व भविष्य संहिता की, जिसको हम अष्टावर्ग के पुस्तक से प्रारंभ कर चुके हैं, उसका एक छोटा सा अंश है ये। इसमें जो है अभी तक क्या कार्य किसने शुरू किया था, और तो फोटोग्राफ हम खींचते हैं जड़ी बूटियों की, जो आप पहले बहुत आपने खींचे हैं, और ये जो हाथ से बनाए जाते हैं इसमें क्या अंतर, इसको क्या बोलते हैं? ये कैनवास के ऊपर काम होता है, ये कपड़ा होता है कैनवास का, उसके ऊपर ये पेंटिंग। इसमें जो चीज है 900 पौधों का, जैसे मैंने बताया 925 पौधे तो वो हैं जो हमारी परंपरा में शास्त्रों में वर्णन थे। जब हमने लिस्ट बनानी शुरू करी तो लगभग जो भारतवर्ष के अंदर जो पौधे हैं जिनको अभी भी आदिवासी क्षेत्रों में, ग्रामीण क्षेत्रों में परंपरागत रूप से कहीं कहीं लोग उसका प्रयोग कर रहे हैं, परंतु उसका कोई विधिवत किसी भी तरह से कोई पुस्तक के रूप में या किसी व्यापक रूप से उनका प्रचार नहीं है। तो ऐसे पौधों की जब हमने लिस्ट बनानी शुरू करी तो लगभग हमने 2300 पौधे, ऐसे पौधे हमने ढूंढे भारत में ही। हाँ जी, 2300। और शास्त्रों में कितनों का वर्णन है? शास्त्रों में मुश्किल से 900 पौधों के लगभग का वर्णन है। 2300 पौधे ऐसे हैं जो प्रयोग तो हो रहे हैं, उनका कोई वर्णन नहीं है। प्रांतीय भाषा में, क्षेत्रीय भाषा में नाम है उनका। क्षेत्रीय भाषाओं में सबका नाम नहीं मिलता है, थोड़े बहुत गुण धर्मों के बारे में जानकारी मिलती है, थोड़ी बहुत जानकारी मिलती है। और क्षेत्रीय भाषाओं में यानी क्षेत्रीय लोगों परंपरागत रूप से प्रयोग करते हैं उनका, परंतु उनका अपने लोकल नाम है, वो कोई प्रांतीय भाषा भी नहीं है, तो लोकल नाम है। कुछ का लोकल नाम भी नहीं है। कहीं कहीं थोड़े बहुत जैसे पुस्तकों में वर्णन तो है नाम का, कभी कभी इतना कठिन हो जाता है कि जिस पौधे का पुस्तक में जिस नाम से वर्णन है, वास्तव में जो उसका जो फील्ड में साइड में जाकर के अलग नाम मिलता है। और कभी कभी ऐसा होता है कि जो साइट का जो नाम है प्रचलन में, वो कहीं भी ढूंढो तो कहीं मिलता नहीं है। इस तरह से उनको मैच करना, उसको नाम के साथ, जो नाम को आइडेंटिफाई करना पूरी प्रामाणिकता के साथ। यदि हम किसी पौधे को बोल रहे हैं तो वो पौधा कौन सा है, या किसी पौधे के संदर्भ में हम बात कर रहे हैं तो वास्तव में किस पौधे की हम चर्चा कर रहे हैं, दोनों बातें। यानी जो पौधा जिसकी हम बात कर रहे हैं वही पौधा है, या जो फोटो दिखा रहे हैं वही पौधा है। ये दोनों को मैच करना बहुत कठिन काम था। हमने उसको भी आइडेंटिफाई किया कि गांव के लोग कुछ नाम से बोल देते हैं, परंतु ये चक सुश्रुत में तो संस्कृत में नाम और निघंटो आदि में, फिर इनके तो जो स्थानीय भाषाओं में जो बोलियों में नाम होंगे उसको भी, ये भी बहुत कठिन काम था। दुर्भाग्य से जो चरक सुश्रुत आदि में भी जिन नामों का वर्णन था, बहुत सारे पौधों को लेकर के ऐसा कहा गया कि ये संदिग्ध हैं या ये अनुपलब्ध हैं। तो ये संदिग्ध और अनुपलब्ध शब्द ऐसा था कि ये आयुर्वेद के परिश्रम करने से आदमी को बचाता था कि ये पौधा तो जी मिलता ही नहीं है, या ये इस पौधे को लेकर तो कंट्रोवर्सी है, हो सकता है कि ये हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। तो मैंने सबसे पहली बार ये प्रयत्न किया कि किसी भी पौधे के अंदर कोई विवाद नहीं है। प्लांट्स कंट्रोवर्शियल नहीं है, कंट्रोवर्शियल है तो वह हमारी ज्ञान संशयास्पद है, अल्प ज्ञान है, विपरीत ज्ञान है, मिथ्या ज्ञान है। तो हमारा जो नॉलेज है वो कम हो सकता है, पर पौधों के संदर्भ में जानकारी भ्रमित हो सकती है, परंतु वो पौधा न भ्रामक है, उसका जो प्रयोग है न वो भ्रामक है। तो इस तरह से हमने काम किया। तो टोटल मिलाकर के जो भारतीय हमारे पौधे हैं, लगभग हमने 3200 से 3300 पौधे इस तरह से जो शास्त्रों में वर्णित है और जो बाहर हैं उनकी लिस्ट पहली बार बना करके अभी हमने उसको कितनी लिस्ट बना चुके हैं। तो इस तरह से ये जो देश के अंदर मिलने वाले पौधे हैं वो 3200 से 3300 पौधों का लिस्ट बन चुका है। और इसके अतिरिक्त तो जो विदेशी पौधे हैं, फिर हमने ये भी उत्कंठा बनी कि पूरी दुनिया के अंदर कितने ऐसे पौधे हैं जिन पौधों के ऊपर लोग जड़ी बूटी के रूप में प्रयोग कर रहे हैं या किए जा सकते हैं। तो ऐसे जो पौधे हैं लगभग 21-2200 पौधे हमारे को और मिले। तो टोटल मिलाकर के 2200 तो विदेश के पौधे हो गए। हिंदुस्तान के जो पौधे जिनका ऋषियों जो परंपरागत रूप से प्रयोग हो रहा है या जिसका डॉक्यूमेंटेशन है, ऐसे लगभग 900 पौधे, और जिनका डॉक्यूमेंटेशन नहीं हुआ है ऐसे 2300 पौधे। यानी कि कुल मिलाकर के लगभग 5300 से 5500 के बीच में हमारी टोटल पौधों की संख्या बनती है। तो इतने पौधों के ऊपर हम जिनके औषधीय गुण है, जिनके ऊपर अभी हम खोज कर चुके हैं, जिनका कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में प्रयोग हुआ है, चाहे प्राचीन काल में चाहे अभी। तो एक तरह से जैसे WHO भी ये कहता है कि आज दुनिया में 90% आबादी जो है वह पेड़ पौधे आश्रित चिकित्सा पर, जो बॉटनी बेस्ड मेडिसिन है उस पर आश्रित है।
तो एक तरह से जो 80% चिकित्सा जो लोग दुनिया आज उससे कर रही है, वो व्यवस्थित रूप से कहीं पर भी पूरी दुनिया के अंदर उस स्तर पर डॉक्यूमेंटेशन नहीं हुआ। हालांकि क्योंकि जो जड़ी बूटी आश्रित चिकित्सा में सबसे बड़ा भाग है वो आयुर्वेद का है। दुनिया के अंदर आज भी जो सबसे बड़ा जो व्यापक परिणाम है, हालांकि दुर्भाग्य से जो चाइनीज पद्धतियां हैं, ये तिब्बतियन मेडिसिन है, उस मेडिसिन पद्धति में तो फिर भी काफी कुछ अनुसंधान हो रहा है उस देश की ओर से और व्यावसायिक रूप पर उस पर काफी काम हुआ, इसलिए प्रतिष्ठा मिली है विश्व में। इसका कारण ये है प्रचार भी मिला क्योंकि चाइनीज पद्धति में जैसे जो जड़ी बूटियों को वहां पर मुख्य चिकित्सा की धारा में उसको जोड़ा गया। दुर्भाग्य से देश के अंदर मुख्य धारा में हमारे आयुर्वेदिक चिकित्सा को, जड़ी बूटी आश्रित चिकित्सा को हम नहीं जोड़ पाए, इसीलिए क्योंकि जब उसमें एक बजट भी नहीं है, फंड भी नहीं है, दूसरा जो नॉलेज वाले जो लोग हैं वो उस चीज में जब कोई उनको फ्यूचर नहीं दिखाई देता, भविष्य नहीं दिखाई देता, तो जो हमारा देश का जो ब्रेन है उस कार्य के लिए नहीं लग पाता। यदि कोई हमारे पास एक्सपर्ट भी हैं तो उसका जो पूरा लाभ लेना चाहिए सरकार नहीं ले रही है, या उसके अंदर उसके जो पूर्वाग्रह या दुराग्रह की वजह से उसका लाभ भी पूरा देश को नहीं मिल पा रहा है। तो इस तरह से पहली बार प्रयत्न कर करके हमने पूरी दुनिया के औषधीय पौधों का, और इसमें एक विचारने की बात यह है, सबसे बड़ी बात, यानी पूरी दुनिया को हम यदि मान लीजिए कहते हैं कि 5500 पौधे हैं, तो इस देश का सौभाग्य है कि हमारे देश के अंदर लगभग 3300-3400 पौधे, यानी कि दुनिया में जितने औषधीय पौधे मिलते हैं उसमें लगभग 2 भाग हमारे यहाँ मिलता है, हम ये कह सकते हैं। इसलिए क्योंकि यहाँ की जो जलवायु है, उसकी जो विविधता है, यहाँ का जो प्राकृतिक जो स्वरूप है वो बहुत विविधतापूर्ण है। ये भगवान के द्वारा इस देश को इस तरह से प्राकृतिक रूप से समृद्ध, भगवान की वही इसलिए तो कहते हैं भागवत में। ये तो दिव्य प्रकाशन का एक साहित्य का बहुत बड़ा विभाग है, जिसमें योग साधना, योग चिकित्सा रहस्य, प्राणायाम रहस्य, जीवन दर्शन और औषध दर्शन जो लाखों की संख्या में छपी हैं और करोड़ों लोगों तक ये साहित्य पहुंचा है। और योग की भी करीब 44 डीवीडी हैं जो मेरुदंड से लेकर के हृदय रोग, उच्च रक्तचाप, मधुमेह, कैंसर, गर्भवती महिलाओं के लिए योग, बच्चों के लिए योग, अलग अलग प्रकार के योग के सीडी, डीवीडी, ये सब भी लाखों करोड़ों लोगों तक आश्रम की ओर से पहुंची और उससे योग का प्रचार प्रसार इतना व्यापक स्तर पर हुआ। आज 125 करोड़ भारतवासियों तक ही नहीं, पूरी दुनिया के लगभग 200 देशों के करीब 700 करोड़ लोगों तक कमोबेश योग का संदेश पहुंचा है। उसमें कुछ खास साहित्य से आज आपका और परिचय कराते हैं। ये साहित्य भी यद्यपि लाखों लोगों तक तो पहुंचा, अभी इसको भी करोड़ों लोगों तक पहुंचाने का के लिए हम संकल्पित हैं। ये आप मेरे हाथ में पुस्तक देख रहे हैं, अष्टवर्ग रहस्य। इसका एक छोटा संस्करण पहले निकला था। पूरी दुनिया में ये शायद पहली पुस्तक है अष्टवर्ग के ऊपर। इसको भी अष्टवर्ग, जो कि रसायन के तौर पर सर्वोत्तम माना जाता था, उसके बारे में ये पहली पुस्तक है। और इसका ये जो है परिष्कृत संस्करण श्रद्धेय आचार्य श्री के करीब 2 दशकों के पुरुषार्थ के परिणाम स्वरूप ये तैयार हुआ है। जड़ी बूटी रहस्य, इसको भी लाखों लोगों ने खरीदा है, पढ़ा है। और इसी तरह से एक और बहुत ही विशिष्ट पुस्तक है, उसका नया संस्करण तैयार हो चुका है, आयुर्वेद सिद्धांत रहस्य। और वो पुराना संस्करण तो काफी लोगों ने पढ़ा है, लेकिन नए संस्करण में इतना अद्भुत उसको तैयार किया गया है। मुझे लगता है कि किसी को भी आयुर्वेद को समझना है तो उससे बेहतर कोई दूसरी पुस्तक नहीं हो सकती। और ये योग का पाठ्यक्रम, जिस तरह से श्रद्धेय आचार्य श्री अभी कुछ देर पहले विश्व भेषज संहिता, वर्ल्ड हब इंसाइक्लोपीडिया के बारे में आपको बता रहे थे, ये योग का पाठ्यक्रम विश्व में पहली बार तैयार किया गया, कक्षा 1 से लेकर के 5वीं तक। और योग का पाठ्यक्रम, इसके पीछे जो है किस तरह से हम एक चरित्र निर्माण की पृष्ठभूमि बच्चे की तैयार होती है, और बिना चरित्र निर्माण की, बिना व्यक्ति निर्माण के राष्ट्र निर्माण हो ही नहीं सकता। और अभी इसके ऊपर कुछ और भी तो बनाया आचार्य जी, क्या ई लर्निंग का उसका क्या है? ई लर्निंग में जैसे आजकल नेट से पढ़ाई करते हैं बच्चे, इंटरनेट से, कंप्यूटर से बैठ करके उससे भी सीख सकते हैं। और साथ साथ में हमने इसका अभी एपिसोड के हिसाब से भी, जैसे टीवी चैनलों में भी चला करके योग के हिसाब से बच्चे जैसे टीवी में देख करके उनकी रुचि भी बने और योगासन भी कर सके, उस तरह से। कितने घंटे का कार्यक्रम है? टोटल 5 घंटे का प्रोग्राम है ये। तो ई लर्निंग का भी 5 घंटे का और टीवी प्रोग्राम भी 5 घंटे का है। वो भी लगभग तैयार हो चुका है। वो अभी तक योग प्रोग्राम को लेकर के इतने व्यापक स्तर पर पूरी दुनिया में किसी ने काम नहीं किया था। और कम से कम, क्योंकि आजकल बच्चे बहुत कार्टून देखते हैं, इस तरह की चीजों में बहुत रुचि होती है बच्चों को देखने के लिए। हनुमान जी का भी कार्टून ज्यादा देखते हैं बच्चे। तो अभी उस तरह से उसका ई लर्निंग हमने वो कार्टून के माध्यम से जो बना करके सब तैयार कर दिया है।
पतंजलि योगपीठ परिसर में, ये मेरे पीछे है पतंजलि आयुर्वेद महाविद्यालय, पतंजलि आयुर्वेद कॉलेज, जिसमें 500 से ज्यादा विद्यार्थियों के रहने की व्यवस्था है। इसमें इसके बैक साइड में जहां आपको अभी ले चलेंगे, वहां जो है लड़कों के लिए छात्रावास की व्यवस्था है, और ये जो बाएं तरफ आप देख रहे हैं वहां बेटियों के लिए छात्रावास की व्यवस्था है। कुल मिलाकर के 500 से ज्यादा बच्चे यहाँ पर छात्रावास में रह सकते हैं, और विश्व में ये आयुर्वेद का सबसे बड़ा संस्थान है और कॉलेज भी, जहां पर बच्चों को योग, आयुर्वेद और प्राकृतिक चिकित्सा के बारे में संपूर्णता से शास्त्रीय ज्ञान के साथ साथ में आनुभूतिक ज्ञान से अवगत कराया जाता है। और पंचकर्म, षटकर्म से लेकर के शल्य चिकित्सा से लेकर के, ये जो आपको अभी मैंने आयुर्वेद कॉलेज के बारे में बताया, यहाँ पर जो विद्यार्थी पढ़ते हैं उनको यहाँ ये जो मेरे सामने आप देख रहे हैं, ये एक बिल्डिंग है जहाँ पर योग और षटकर्म की, पंचकर्म की व्यवस्था की गई है। ये पूरा भवन उसी के लिए रखा गया है। तो जो आयुर्वेद कॉलेज में बच्चे पढ़ते हैं वे यहाँ पर पंचकर्म और षटकर्म के बारे में भी सीखते हैं। वो बच्चे यहाँ पर रोज इस यज्ञशाला में हवन करते हैं। मेरे बाएं तरफ आप देख रहे हैं, ये यज्ञशाला है। प्रतिदिन यहाँ पर हवन होता है, और हवन में जहां पर पतंजलि विश्वविद्यालय के बच्चे सम्मिलित होते हैं, वहीं पर पतंजलि आयुर्वेद कॉलेज के बच्चे भी यहाँ पर हवन करते हैं, और नियमित रूप से यहाँ यज्ञ का लाभ बच्चे लेते हैं। इसके चारों तरफ वैसे केला शुभ भी माना जाता है, और यहाँ पर ये इतनी जो सुंदर यज्ञशाला है अपने आप में बहुत भव्य है, और ये जो है स्थायी आरसीसी का स्ट्रक्चर है, जहां विशेष उत्सव होते हैं। जैसे अभी शारदीय नववर्ष, दिवाली थी, होली पर, दिवाली पर, और 15 अगस्त, 26 जनवरी, रामनवमी से लेकर के यहाँ पर चारों वेदों का यज्ञ हो चुका है। और योगग्राम में तो हमने जो विशेष इष्टियां, जिनका विधान हमारे यहाँ पर अश्वमेध यज्ञ से लेकर के और अलग अलग प्रकार की जो इष्टियों का वर्णन है, उनका भी अनुष्ठान बीच बीच में होता रहता है। यहाँ जहाँ यज्ञ होता है वहाँ सुबह से शाम तक यहाँ पर योग की व्यवस्था भी रखी जाती है। जो आने वाले लोग होते हैं वो यहाँ पर योग अभ्यास करके आरोग्य भी पाते हैं। पतंजलि आयुर्वेद कॉलेज का उद्घाटन भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्री श्री गुलाम नबी आजाद साहब ने खुद आकर के किया, और उस समय का उनका आपने भाषण सुना होगा कि पूरी दुनिया में मैंने पतंजलि आयुर्वेद कॉलेज जैसा आयुर्वेद का शिक्षा एवं चिकित्सा संस्थान नहीं देखा। पूरा देश जानता है कि पतंजलि योगपीठ ने योग, आयुर्वेद और वैदिक ज्ञान को लेकर के जो काम किया है, और उससे करोड़ों लोगों के जीवन में जो परिवर्तन आया है, जो मौत के करीब पहुंच चुके थे जो लोग, उनको नई जिंदगी मिली है। चाहे वो हेपेटाइटिस के रोगी थे, चाहे हार्ट की प्रॉब्लम, कैंसर, टीबी और अर्थराइटिस, अस्थमा, सोराइसिस, एक्जिमा, एसएलई, एमएस, ऑटोइम्यून डिजीज, ऐसे ऐसे रोग जिनका पूरी दुनिया में कोई इलाज नहीं था, उन बीमारियों का भी इलाज पतंजलि योगपीठ के माध्यम से हुआ है। डीजेनरेटिव सेल्स, चाहे वो किसी भी ऑर्गन विशेष के या पूरी बॉडी के, ब्रेन के, उनको रीजनरेट करने के लिए योग, आयुर्वेद और प्राकृतिक चिकित्सा के द्वारा जो लाभ हुआ है वह आश्चर्यचकित कर देने वाला है। हमारे ऋषियों का जो आविष्कार है योग आयुर्वेद को लेकर के, वह किसी चमत्कार से कम नहीं है। इसको पूरी दुनिया आज देख रही है, और योग, आयुर्वेद और स्वदेशी का यह काम अपने एक शिखर तक पहुंच चुका है। और इसके साथ साथ अब व्यक्ति निर्माण, क्षेत्र निर्माण के साथ राष्ट्र निर्माण का यह काम करोड़ों लोगों के तप से, सेवा से, संघर्ष से आगे बढ़ रहा है।
हमारे दयानंद शर्मा जो हमारे यहाँ के प्राचार्य हैं, और इनके साथ हम यहाँ आपको एक छोटा सा दिग्दर्शन कराते हैं। ये संग्रहालय है रचना शरीर, माने शरीर से संबंधित जो हमारी रचना है उसके बारे में यहाँ पर बच्चों को पढ़ाते हैं। आप दाएं से लेकर के बाएं तक ये पूरे अलग अलग शरीर के ऑर्गन्स के बारे में बच्चों के पढ़ाने की व्यवस्था रखी गई है। और यहाँ पर शरीर की रचना को जो उनके मॉडल्स है उनके माध्यम से समझाने की कोशिश की गई है। तो यहाँ पर ये कहाँ से शुरू होता है? भ्रूण से शुरू होता है, और भ्रूण से शुरू होकर के फिर ये जो है गर्भावस्था में किस तरह से बच्चा आगे बढ़ता है, पनपता है, और उसके बाद में ये किडनी के फंक्शंस को लेकर के, हार्ट के, तो गर्भ में बच्चे को ब्लड की सप्लाई किस तरह से होती है उसको यहाँ पर समझाया गया है। और ये क्या रखा है? ये मस्तिष्क को रखा गया है। उसकी डिफरेंट जो सेक्शंस हैं जो है उसको बताया गया है कि किस तरह से मस्तिष्क के अलग अलग भाग कार्य करते हैं। और ये त्वचा के लिए, तो त्वचा की कई लेयर्स होते हैं। कितनी लेयर होते हैं? 7 लेयर होते हैं। तो उन 7 लेयर्स के बारे में विस्तार से तो पुराना और नया सब एक ही है। किस तरह से एक एक महीने के बाद बच्चा आगे बढ़ता है, और फिर जो है वो बच्चा पूरी तरह से विकसित होकर के और बाहर आता है। फिर ये इस पेशी तंत्र हैं, मांसपेशियां हैं, और जो है ये अलग अलग ऑर्गन्स को लेकर के, बॉडी के पूरे स्ट्रक्चर को लेकर के ये पूरी रचना यहाँ पर मॉडल के माध्यम से समझाते हैं। और ऐसे के कितनी लैब है अपने पास में? अपनी अपनी लैब है हर एक विभाग की। 14 लैब है, लेकिन अभी जो है 6-7 विभाग है। कुछ में लैब है, कुछ में म्यूजियम है। तो जो है हर एक विभाग की अपनी लैब है, और उसमें लैब और म्यूजियम्स के माध्यम से उसको समझाया जाता है। ये जो है शव विच्छेदन कक्ष है। यहाँ पर ये मुर्दों को लाते हैं, और वो तो मॉडल्स के माध्यम से समझाया था। बच्चों से चीर फाड़ करवाते हैं, उसको विच्छेदन करवाते हैं, बताते हैं कि जो है ओरिजिनल रूप में कहाँ किस तरह से ये सारे अंग रखे हुए हैं। इसको इसमें दुर्गंध ना है, इसके लिए क्या करते हैं? केमिकल प्रोसेस करते हैं, प्रिजर्व करते हैं, उसको संरक्षण करते हैं। लीवर हो गया, ये स्प्लीन है, ये लीवर है, ये केमिकल के अंदर डुबो के रखे हुए हैं। ये है, ये फेफड़े हैं, ये फेफड़े लगता है किसी इसी के हैं। तो ये फेफड़े उनका भी तो कलर जो है, जैसे कोई धूम्रपान करने वाला है तो होता है कि जितना ज्यादा धूम्रपान करेगा उतना कार्बन पार्टिकल्स उसकी सतह पे काला वो हो जाएगा, कालापन आएगा ना उसमें ज्यादा। और ये जो है, ये स्टोमक आजकल तो स्टोमक काटने लग गए लोगों को पतला करने के लिए। ये ये रक्त की जो नली है, बड़ी वाली जो रक्त की नलिका है, ये आते हैं, पूरी की पूरी है, ये पूरी की पूरी आते हैं। किस तरह से गुथी हुई होती है शरीर के अंदर, जो है आप देख सकते हैं इसको। आप क्या कर रहे थे? इसमें क्या रखा? इसमें भी एक फ्रीजर है, इसमें इसको सुरक्षित करने के साथ तो ये जो है सब रखे हुए हैं यहाँ। और इन शवों को फिर जो है चीर फाड़ करके बच्चों को ओरिजिनल जो शल्य चिकित्सा के में जो सहयोगी होते हैं वो भी चीजें सिखाते हैं, और साथ में पूरा शरीर विज्ञान समझाते हैं कि शरीर रचना, शरीर क्रिया, किस तरह से शरीर काम करता है, कैसे चिकित्सा में उनको मदद मिले, बच्चे ठीक से दक्षता प्राप्त हो सके, उसको ठीक से समझ सके बच्चे। आयुर्वेद का मूल सिद्धांत, आयुर्वेद के जो बेसिक्स हैं उसको समझाने के लिए ये एक व्यवस्था दी गई है चार्ट्स की,
कि आयुर्वेद मूल सिद्धांत क्या है, वात पित्त कफ आदि के, अष्ट धातु के, क्योंकि सप्त धातु तो जानते हैं, ओज को हम पंच महाभूत के, तो अलग अलग ऋतुचर्या, दिनचर्या, जो है शरीर के पूरे जो रचना है उसको लेकर के, और जो औषधियां हैं उनको लेकर के, जो आयुर्वेद किस तरह से कार्य करता है, आयुर्वेद के जो मूल सिद्धांत हैं उसको लेकर के यहाँ पर एक व्यवस्था दी जाती है। तो ये प्रथम वर्ष में बच्चों को पढ़ाते हैं। तो प्रथम वर्ष में ये बच्चों को पढ़ाया जाता है कि किस तरह से जो है आयुर्वेद की जो चिकित्सा है उसकी मूल आधार स्थापित करने के लिए, जो मूल सिद्धांत है उसको समझाने के लिए। अभी हम ये पतंजलि आयुर्वेद कॉलेज के अगध तंत्र में हैं, माने जिसमें विश्व चिकित्सा के बारे में, उसका जो कानूनन पक्ष है और उसका जो उपचार का व्यवहारिक पक्ष है, उसके बारे में बच्चों को समझाने के लिए ये तमाम तरह के फोटोग्राफ्स आप देख सकते हैं कि विष लेने के बाद में शरीर की, या आघात लगने के बाद में शरीर की क्या अवस्था होती है, उसको लेकर के अलग अलग प्रकार के चित्रों को दर्शाया गया है। और जिन यंत्रों से आघात लगता है, शरीर के ऊपर चोट लगती है, तो भाला से लेकर के, तीर से लेकर के, तलवार से लेकर के और गोली से लेकर के, कहीं बम ब्लास्ट होता है, उस सब के द्वारा जो शरीर को हानियां पहुंचती हैं या कोई सुसाइड कर लेता है, तो वो सारी अवस्थाओं को दर्शाया गया है। और फिर अलग अलग प्रकार के विष वो किस कंडीशन में होते हैं, ये सारे विष भी यहाँ पर दर्शाए गए हैं। तो बच्चों को पढ़ाया जाता है कि किस तरह से ये जो है विष लेने से शरीर में हानियां आदि होती हैं, और उस कि कानून पक्ष को इसलिए पढ़ाया जाता है कि जिससे कि वैद्य को कोई जोखिम ना हो, क्योंकि यदि कानून का आपको ज्ञान नहीं हो, आप ऐसे केवल मात्र दयालु भाव से उपचार करते हैं, तो उससे आपकी जिंदगी के लिए भी जोखिम हो सकता है। इसलिए कानून के बारे में भी जो है थोड़ा सा उनको बताया जाता है कि किस किस तरह से जो है गोली लगने पर, चोट लगने पर, बम आदि फटने पर, या फिर जो है सुसाइड आदि करने पर, या अलग अलग प्रकार के विष लेने पर कौन कौन सी कानून की धाराएं आदि बनी हुई हैं, और उनके अनुसार जो है क्या क्या उसमें कानूनी प्रावधान है, उसके साथ साथ इलाज के बारे में बताया जाए। इस तरह से अपने जो है आयुर्वेद को हम कहते हैं ना, वो संपूर्ण व्यवहारिक और शैक्षणिक अष्टांग आयुर्वेद, जैसे अष्टांग योग है, तो अष्टांग आयुर्वेद उसको बच्चों को 5 साल के दौरान पूरा पढ़ाया जाता है। और बीमार ना हो उससे लेकर के स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमनम च तक, कि बीमार होने से बचाया जाए और बीमार होने के बाद में किस तरह से उपचार दिया जाए, तो उसकी संपूर्ण परिदृश्य का ख्याल किया जाए। तो जो है हमारे संपूर्ण आरोग्य को लेकर के हमारे ऋषियों ने चिंतन किया, और उसी को हमारे यहाँ पर सदियों से हमारे पूर्वजों ने जो ज्ञान की विरासत हमें दी है आयुर्वेद की, उसको हमने अपने पुरखों से पाए ज्ञान को संभाल के रखा है। अब आयुर्वेद कॉलेजों के माध्यम से उसी ज्ञान को आगे बढ़ाया जा रहा है। इसमें और भी बहुत कुछ नया करने की जरूरत है, क्योंकि बच्चे पहले साइंस साइड से पढ़ के आते हैं, वो भी जरूरी है, लेकिन उसके साथ साथ उनको संस्कृत का भी प्रबोधन होना जरूरी है, क्योंकि संस्कृत के में ही सारे मूल ग्रंथ हैं आयुर्वेद के, चरक सुश्रुत आदि, अष्टांग हृदय आदि सारे के सारे। तो इसके लिए भी एक विशेष व्यवस्था हमने की है कि बच्चों को अतिरिक्त रूप से संस्कृत का भी प्रबोधन दिया जाए। और जो हमारे पुरखों ने आज से हजारों वर्ष पहले, क्योंकि मॉडर्न मेडिकल साइंस तो 200-250 साल की देन है, हजारों साल से जो ये पूरा स्वास्थ्य विज्ञान, आयुर्विज्ञान, तो एंसेंट मेडिकल साइंस हमारे पुरखों से जो हमने पाया है, उसको और ज्यादा यदि हम उसके ऊपर ध्यान दें, उसके ऊपर अनुसंधान करें, शोध करें, तो हम पूरे विश्व में आरोग्य के क्षेत्र में एक नई क्रांति ला सकते हैं। क्योंकि मॉडर्न मेडिकल साइंस तो अभी शैशव में है। हमारे पुरखों से जो हमने ज्ञान पाया था, वो ज्ञान की विरासत और उसकी उपयोगिता बहुत बड़ी है, क्योंकि आज भी पूरी दुनिया के में जो सर्वे किए जा रहे हैं, वो इस बात के प्रमाण है कि करीब 80% लोग परंपरागत तरीकों से ही अपना उपचार करते हैं। और मॉडर्न मेडिकल साइंस शल्य चिकित्सा कई बार जीवन रक्षा के लिए यद्यपि उसकी अपनी उपयोगिता है, लेकिन सर्दी जुकाम बुखार
कब्ज से लेकर के सर्दी जुकाम से लेकर के और तमाम असाध्य रोगों में, चाहे वो हृदय रोग हैं, चाहे उच्च रक्तचाप है, चाहे मोटापा है, चाहे वो SLA-MS ऑटोइम्यून डिजीज हैं और दूसरे न्यूरो प्रॉब्लम्स हैं, मनोदैहिक रोगों में आयुर्वेद की एक बहुत बड़ी भूमिका है। रोगों का मात्र जो है कंट्रोल करने के लिए, उनको क्योर करने के लिए, माने मात्र सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट ना देकर के सिस्टेमिक ट्रीटमेंट की, माने जो है हम लाक्षणिक चिकित्सा ना करके संस्थानिक चिकित्सा जो करते हैं उसका बहुत गहरा असर होता है। और यह बात अब खाली व्याख्यानों की नहीं है, किताबों की नहीं है, इसको हमने जमीन पर उतारा है और करोड़ों लोगों के जिंदगी में वह रूपांतरण हुआ है। ऋषियों के का जो ज्ञान है, जो आविष्कार है, वो किसी चमत्कार से कम नहीं है। ये पतंजलि आयुर्वेद कॉलेज का स्वस्थ वृत्ति विभाग है। यहाँ पर बच्चों को ये समझाया जाता है कि बीमार होने से कैसे बचा जाए। आयुर्वेद का उद्देश्य मात्र बीमारों का उपचार करना ही नहीं, बीमार होने से लोगों को कैसे बचाया जाए, कैसे वो अपने स्वास्थ्य की अधिक वृद्धि करें, बल की वृद्धि करें, किस तरह से ऐसे, क्योंकि आयुर्वेद में जो औषधि है उनकी भी व्यवस्था ये है, कुछ तो रोगनाशक औषधि हैं, बाकी रसायन के रूप में औषधियां हैं, बल वर्धक औषधियां हैं, शक्ति वर्धक औषधियां हैं, स्वास्थ्य वर्धक औषधियां हैं, आयु वर्धक औषधियां हैं, सौंदर्य वर्धक औषधियां हैं। माने औषधियों की, जड़ी बूटियों की भी ऐसी व्यवस्था है जो रोगनाशक होने के साथ साथ स्वास्थ्य वर्धक, बल वर्धक, शक्ति वर्धक, आयु वर्धक, सौंदर्य वर्धक औषधियां, और इसके साथ साथ दिनचर्या, आहारचर्या, ऋतुचर्या और कुछ ऐसी नित्य कर्म की कुछ ऐसी प्रक्रियाएं, जल नीति, श्रोत्र नीति, आसन, व्यायाम, प्राणायाम, ये सब एक दूसरे के साथ कोरिलेटेड है। तो ये जो वैसे कहा जाए तो आयुर्वेद का ही एक भाग है योग, माने आरोग्य की दृष्टि से। वैसे तो योग और अध्यात्म एक बहुत बड़ा शास्त्र है, लेकिन आरोग्य की दृष्टि से आयुर्वेद की चिकित्सा का एक हिस्सा है यौगिक चिकित्सा, प्राकृतिक चिकित्सा, आहार चिकित्सा, पंचभूत चिकित्सा। और इसमें ये जो है लोगों को रोगी होने से कैसे बचाया जाए उसके बारे में यहाँ बच्चों को अलग अलग प्रकार से प्रशिक्षण दिया जाता है। और यहाँ पर सूर्य नमस्कार से लेकर के आसन, प्राणायाम, व्यायाम से लेकर के योग की क्रियाओं का भी यहाँ प्रशिक्षण दिया जाता है। जन नीति, सूत्र नीति आदि भी करवाई जाती है, उसके लिए भी यहाँ पर ये लोटा आदि रखे हुए हैं, जो है सूत्र नीति आदि की व्यवस्था रखी हुई है। और सूत्र नीति, जल नीति के साथ साथ नस्य आदि भी देने की व्यवस्था है। ये पतंजलि आयुर्वेद कॉलेज का द्रव्य गुण विज्ञान विभाग है, जहां पर अलग अलग जो द्रव्य हैं उनके क्या क्या गुण हैं, औषधियों से लेकर के, वनस्पतियों से लेकर के, और अलग अलग जो मिनरल्स हैं। तो ये आप देख रहे हैं कि अलग अलग प्रकार की औषधियां हैं, फिर अलग अलग प्रकार की खनिज हैं। आयुर्वेद में कहा जाता है ना कि कोई भी ऐसी वस्तु नहीं है जो औषधि ना हो। पदार्थ जो है, ये दुनिया के सारी वस्तुएं जो है पदार्थ है, हाँ, द्रव्य है, हाँ, हाँ, और जी वस्तु है, औषधि। नास्ति द्रव्यम अनौषधम, कोई भी ऐसा द्रव्य नहीं है जो औषधि ना हो। तो चित्रों के माध्यम से भी ऊपर उसको प्रदर्शित किया गया है, और नीचे अलग अलग प्रकार की औषधियां रखी गई जिससे बच्चों को उनकी पहचान भी हो। और पहचान होने के साथ साथ ये क्या है भाई, ये बताइए क्या? हिमलता है। हिमलता जी, बाहर से हिमलता ये है, बाहर से है हिमलता। ये तो हमारी लिए भी नई चीज है जी, नई चीज है, पूरा न्यू है। तो वही है, इस तरह रखा हुआ है हिमलता। यहाँ का नहीं है, बाहर। ये तो नेपाल से लाया है, जो मलता यही है हमारा। और ये क्या है? और ये क्या है? 40 की 40 का, 40 हाँ 40 पत्र। और ये फूल ये तो आरोग्य है, ये तो वो है अमलतास। और ये क्या है? ये अलग अलग और ये सूरन फूल है, सूरन का 12 वर्ष पर आता है फूल उसका। 12 वर्ष पर एक बार फूल, 12 वर्ष पर आता है। क्या, कौन सा? ये जी सूरन। इसको भी खोलना है। आपको कुछ खास दिखा देते हैं, शायद 12 साल में आप एक बार देख पाए वो फूल है। ये जिमीकंद के ऊपर 12 वर्ष में फूल आता है, और वो फूल
ये जो है अभी खिला हुआ तो नहीं है, लेकिन नहीं, खिला हुआ था, ये सूख गया नहीं, अभी खिला हुआ नहीं है। इस समय खिला हुआ नहीं, लेकिन आप इसको कम से कम देख तो सकते ही हैं। और श्रद्धेय आचार्य श्री की क्योंकि इनमें बहुत रुचि रहती है और जहां से जो भी मिलता है उसको वो संग्रह कर लेते हैं। तो ये जिमीकंद का पुष्प है जो करीब 12 सालों में उसके ऊपर खिलता है। और ये जो है हिमलता है। अब मैंने भी ये पहली बार देखा है। गंगोत्री की तरफ से शायद आचार्य लेके आए थे, और गंगोत्री की तरफ से पहाड़ से ये श्रद्धेय आचार्य श्री लेकर आए या नेपाल से लेकर के आए हैं। तो ये भी बड़ा जबरदस्त है क्योंकि देखने में ऐसा जीव जंतु जैसा लग रहा था ये दूर से। और इसमें इसकी आकृति भी बड़ी खूबसूरत है। अब इसके जो लाभ होंगे वो तो अलग है ही। तो इस तरह की अलग अलग औषधियां क्योंकि नए नूतन खोज करते रहते हैं। इसके ये बीज जैसे लग रहे हैं कुछ। ये वाला बीज, हाँ कुछ है इसके अंदर ये वाला बीज लग रहा है, ये अगर फूल उसी के अंदर में। तो श्रद्धेय आचार्य श्री जो है वो करीब इस समय तो 5000 के करीब जड़ी बूटियों के ऊपर ये काकड़ा सिंगी, तो क्योंकि कफ के लिए हम जो श्वासारी बनाते हैं, हाँ श्वासकाश रोगों में ये तो बात एकदम फ्रेश दिख रही है क्योंकि हमने बहुत इसका प्रयोग किया है काकड़ा सिंगी का। और कफ रोगों के लिए सर्वश्रेष्ठ है। बहुत जबरदस्त इसका लाभ होता है। थोड़ा महंगा तो होता है ये बालम खीरा। और अलग अलग प्रकार की औषधियां, अलग अलग प्रकार के द्रव्य, उनके गुणों के बारे में बच्चों को बताया जाता है। ये भी अलग अलग प्रकार की जड़ी बूटियों का संग्रह है। तो बच्चों को किस रूप में औषधियां होती हैं और उनके फिर क्या क्या द्रव्यों के क्या क्या गुण हैं, उनके क्या क्या लाभ हैं, उनके सब के बारे में यहाँ जो आचार्यगण हैं, प्राचार्यगण हैं, वो उनको समझाते हैं, सिखाते हैं, बताते हैं। कुछ औषधियां तो जानी पहचानी हैं सब लोगों के लिए, लेकिन कुछ औषधियां नई हैं। ये तो सफेद मछली आदि सब लोग जानते ही हैं। ये करंज बड़ा कड़वा होता है। लता करंज का बीज जो है वो ज्वर नाशक भी होता है और मधुमेह के लिए भी बड़ा जबरदस्त लाभ करता है। कि जो मधुमेह के रोगियों को जिनको करंज का बीज दिया जा रहा है उनको जबरदस्त लाभ मिलता है। पोस्ट जिसे कहते हैं, हाँ ये सब रखे तो इनका पोस्ट डेवलपमेंट जो है करा रहे हैं, द्रव्यों को लाकर इनको व्यवस्थित कराने के प्रयास कर रहे हैं। ये रसतंत्र विभाग है। और आयुर्वेद में किस तरह से रस रसायन तैयार किए जाते हैं, कोपी पक्व तैयार किए जाते हैं। तो बालों का यंत्र, डोला यंत्र, ये बच्चों को डमरू यंत्र, अलग अलग तरह के यंत्र हैं। और फिर इसमें अलग अलग प्रकार के विषय वर्ग हैं, अलग अलग प्रकार के जो है कुछ हार्ड मेटल्स होते हैं और कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो हार्ड मेटल्स नहीं होती। जैसे ये मुक्ता शक्ति आप देख रहे हैं, मोती की सीप होती है। ये ऐसे तो बहुत बड़ी होती है, उसका एक छोटा सैंपल यहाँ रखा गया है जो है। तो ये प्रवाल है। प्रवाल में भी दो तरह का, एक शाखा होती है, एक मूल होता है। तो ये मूल है यहाँ पर। और ये शंख है, शंख की नाभि है, इसकी भस्म बनाई जाती है। ये गोदंती है। गोदंती मतलब गाय के दांत की नहीं होती है। गोदंती एक तरह का खनिज है और उन खनिजों को भस्म बना करके खिलाया जाता है। अभी जैसे बताया जा रहा था कि कोई भी ऐसा द्रव्य नहीं है जो औषधि ना हो। और प्लास्टर ऑफ पेरिस भी इसी का बनाया जाता है। ये अलग अलग प्रकार से कोड़ी है, हिंगोल है, कैरिक है, नौसादर है। अलग अलग द्रव्यों के बारे में, रसों के बारे में आचार्य नागार्जुन, जिन्होंने रस शास्त्र के ऊपर बहुत बड़ा कार्य किया, और इन सब महापुरुषों ने जो वर्षों तक अध्ययन करके, शोध करके, अनुसंधान करके जो हमको ज्ञान दिया, उसी ज्ञान को आयुर्वेद की हम इस ऋषि परंपरा में सिद्धे ऋषि करिष्यामि निर्दारिद्र्यवदम जगत,
कि जो है रस के सिद्ध होने पर जो है पूर्ण विश्व को हम रोगों से, दरिद्रता से हम मुक्त कर देंगे। इसी संकल्प के साथ में ये आयुर्वेद के अलग अलग विभागों से आपका थोड़ा सा परिचय करवाया। पतंजलि आयुर्वेद कॉलेज के छात्रावास है। सामने आपने उसका मुख्य भवन देखा आयुर्वेद कॉलेज का, जहां पर बच्चों को पढ़ाया जाता है। फिर 100 बेड से ज्यादा का हॉस्पिटल है पतंजलि पीठ परिसर में ही, और ये छात्रावास है। मेरे पीछे आप देख रहे हैं, ये पुरुष छात्रावास है पतंजलि भारतीय आयुर्विज्ञान एवं अनुसंधान संस्थान पतंजलि आयुर्वेद कॉलेज का। ये मेरे पीछे आप देख रहे हैं, ये लड़कों के लिए है, उधर लड़कियों के लिए, बेटियों के लिए जो है छात्रावास है। तो ऐसे ये 3 अलग अलग इसके परिसर बने हुए हैं, 3 अलग अलग बड़े भवन बने हुए हैं। जब 500 से ज्यादा बच्चों के आवास की, भोजन की और उनके खेल कूद की, क्योंकि अभी मैं देख रहा था पीछे बच्चे खेल रहे थे, और अभी क्योंकि छुट्टी के दिन चल रहे हैं तो बच्चे थोड़ा आनंद भी कर रहे हैं। और अलग अलग तरह के फूल पौधे, स्वामी मुक्तानंद जी महाराज की विशेष एक खूबी है, उनकी हॉबी भी है। ये पूरा जो परिवेश है, इसको ये आकार दिया श्रद्धेय आचार्य बालकृष्ण जी ने, और इसको सजाया है, एक तरह से इसका मेकअप किया है, इसको सुंदर रूप दिया है श्रद्धेय स्वामी मुक्तानंद जी महाराज जी ने। तो अलग अलग तरह के फूल, पत्तियां, आज से मुझे याद है करीब 20 साल पहले से, जब हम 25-30 साल पहले जब गुरुकुल में थे, तब से मैं श्रद्धेय आचार्य मुक्तानंद जी महाराज जी को देखता था कि वो फूल पत्तियों में विशेष रुचि रखते थे। तो ये हमारे कॉलेज के छात्र हैं, अभी ये खेल रहे थे ये, और मुझे देख करके ये छात्रावास में आ गए। तो सब बच्चों को आशीर्वाद है। खुश हो बेटा। ये पतंजलि आयुर्वेद कॉलेज का महिला छात्रावास है। बेटियों की यहाँ पर व्यवस्था रखी गई है, और उनको पूरा एक सुरक्षित वातावरण दिया जाता है। चारों तरफ फेंसिंग है, और इसके जो गेट हैं वो उनके ऊपर सभी जगह चौकीदारों की व्यवस्था रखी गई है। और इसमें हम खुद भी इसके ऊपर बहुत ज़्यादा जागरूकता रखते हैं, और सब बेटियों को एक ऐसा वातावरण दिया जाता है कि जिससे कि उनके अध्ययन से लेकर के और उनके आचरण तक सबके ऊपर गंभीरता से काम किया जा सके, और एक सुरक्षित वातावरण उनको, एक पवित्र वातावरण उनको यहाँ पर प्रदान किया जाता है। यह पतंजलि योगपीठ का पंचकर्म विभाग, षटकर्म विभाग, जहाँ असाध्य रोगियों के लिए पंचकर्म और षटकर्म के उपचार की व्यवस्था है। जब बॉडी रेस्पॉन्ड ही नहीं करती, रोगी को लाभ ही नहीं होता, मोटापा में, मधुमेह में और न्यूरो प्रॉब्लम्स में, SLEMS ऑटोइम्यून डिजीज में, और भी बहुत से ऐसे रोग हैं, अर्थराइटिस से लेकर के, स्लिप डिस्क से लेकर के, वो तमाम रोग जिनमें या तो लाभ बहुत कम होता है किसी भी इलाज से, या लाभ होता ही नहीं है। ऐसी परिस्थितियों में रोगी के पंचकर्म और षटकर्म के उपचार की व्यवस्था दी जाती है, और प्राकृतिक उपचार की व्यवस्था। तो आइए आपको थोड़ा सा परिचय कराते हैं यहाँ के पंचकर्म और षटकर्म विभाग से। पंचकर्म में 4 पूर्व कर्म हैं, जिनको शरीर की शुद्धि के लिए अपनाया जाता है, और कुल मिलाकर के 9 प्रकार की प्रक्रियाएं होती हैं, जिससे कि शरीर को शुद्ध करके उसको शक्ति, आरोग्य प्रदान किया जाता है। पंचकर्म के हमारे यहाँ पर प्रधान चिकित्सक हैं भाई केतन जी, प्रभात जी और बहन रुचि, जो सुबह से शाम तक यहाँ पर रोगी आते हैं।
उनकी देखभाल करते हैं, उनको परामर्श देते हैं, उनको उपचार देते हैं। और जो है पंचकर्म में यह जहां हम इस समय बैठे हुए हैं, ये शिरोधारा जो अक्सर लोगों की जानकारी में है कि जब डिप्रेशन बहुत हो जाता है, स्ट्रेस बहुत हो जाता है, नींद नहीं आती है रोगी को, किसी भी तरह का अवसाद है, मूर्छा है और भी जो मानसिक रोग हैं उनमें विशेष रूप से इसका लाभ होता है। तो पंचकर्म में जिनको पूर्ण कर्म कहते हैं वो क्या क्या है रुचि? दीपन, पाचन, स्नेहन, स्वेदन। तो दीपन और पाचन जिसका उद्देश्य होता है कि शरीर की जठराग्नि ठीक से काम करे, सप्त धात्वाग्नि, पंचभूताग्नि, जठराग्नि जब तक ठीक से काम नहीं करेंगी तो रोगी को आरोग्य नहीं मिलेगा। तो दीपन पाचन के लिए उसको उपचार देते हैं, स्नेहन कराते हैं, स्वेदन कराते हैं, स्नेहन में मालिश आदि कराते हैं अलग अलग तेलों से, और फिर उसके बाद अलग अलग औषधियों से उसको स्वेदन करवाते हैं, उसको स्टीम देते हैं। उसमें अलग अलग तरह की स्टीम की यहाँ पर व्यवस्था की गई है। जो है पूरे शरीर को स्टीम दिया जाता है और शरीर के अलग अलग अंगों को फिर विशेष रूप से अलग अलग औषधियों से स्टीम, खाली पानी को वाष्प बना करके नहीं, औषधीय वाष्प से उनको, जिससे कि जोड़ों के दर्द आदि में, खास करके चर्म रोगों में और स्नायु रोगों में, मोटापा में खास करके, जिससे कि पसीना आदि भी ज्यादा निकलता है और मेद का पाचन होना शुरू होता है, तो उसमें स्वेदन भी करवाते हैं। तो जो है दीपन, पाचन, स्नेहन और स्वेदन, और इसके बाद में जो है इन 4 क्रियाओं के बाद में जिनको पूर्व कर्म कहा जाता है, पंचकर्म में 9 प्रकार की क्रियाएं करवाई जाती है तो इनको पूर्व कर्म कहा जाता है। और पंचकर्म में फिर वमन है, विरेचन है, बस्ती है, नस्य और रक्त मोक्षण, ऐसे ये प्रधान कर्म, ये इनको प्रधान कर्म कहा जाता है। तो पूर्व कर्म और प्रधान कर्म मिलाकर के जो है 9 प्रकार की ये क्रियाएं हो जाती हैं। और पूर्व कर्म क्योंकि वो प्रधान कर्म की तैयारी होता है, इसलिए प्रसिद्धि पंचकर्म शब्द से हो गई है। और इस पंचकर्म के लिए लोग पहले दक्षिण में जाया करते थे। हमारे पास में जो यहाँ पर अलग अलग प्रकार की उपचार प्रक्रियाओं में लगे हुए दक्षिण का भी बहुत प्रस्ताव है, जिसको हम लोग मसाज आदि और केरलीय पंचकर्म आदि के नाम से जो पूरी दुनिया में बहुत प्रसिद्ध हुआ है। तो यहाँ पर वो सारी व्यवस्थाएं जो दक्षिण में बात कुछ जगह तो इतनी महंगी है कि आदमी इसके बारे में सोच भी नहीं सकता। एक दिन के उपचार का पैकेज कितने रुपए में होगा? करीब हजारों में, 5,000 लेते हैं। एक मसाज शिरोधारा का कहीं 5,000 रुपए। तो यदि सारी की सारी क्रियाएं करवाएं तो 5-10 हजार से लेकर के और आवास और सब व्यवस्थाओं को जोड़ दिया जाए तो 50 हजार रुपए भी लोग वहां प्रतिदिन के खर्च करते हैं आकर के। मैंने खुद वहां देखा है कि जो है आवास से लेकर के चिकित्सा तक 5-10 हजार के पैकेज से लेकर के 25-50 हजार का भी एक दिन का पैकेज है। लेकिन पतंजलि योगपीठ में योगग्राम में जो पंचकर्म की, षटकर्म की जो व्यवस्थाएं रखी गई है वो इतना साधारण उसमें सहयोग राशि रखी गई है, नॉन लॉस नो प्रॉफिट बेस पर, बल्कि गरीब लोगों के लिए इसमें भी किसी को 25%, किसी को 50% और किसी को तो पूरी तरह से हम छूट देते हैं, जिससे कि आरोग्य का लाभ समान रूप से सब लोगों को मिल सके। क्योंकि स्वस्थ रहने का अधिकार केवल समर्थ लोगों का ही नहीं, जो सामान्य लोग हैं, साधारण लोग हैं, जो आम इंसान हैं, उनको भी स्वस्थ रहने का पूरा अधिकार है और पतंजलि योगपीठ में इसकी पूरी व्यवस्था है।